ठीक है, तो देखिए नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर मैं बात करूं डिक्रीमेंट ऑपरेटर की, ठीक है, तो मैंने आपको समझाया था कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है उसको हम प्री एंड पोस्ट दोनों सिंपली ऑपरेटर फंक्शंस को क्या कर सकते हैं, हम ओवरलोड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन केस अगर हम अपने प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ प्री डिक्रीमेंट या मैं यूं कहूं कि सिर्फ डिक्रीमेंट ऑपरेटर को ही क्या करते हैं, उसका ही कोड करते हैं, तो वो डिक्रीमेंट फंक्शन प्री एंड पोस्ट दोनों जो सिंपली ऑपरेटर्स हैं उनको हम उस केस में यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो देखिए ये प्रोग्राम है हमारे पास में, नम क्लास मैंने यहाँ पे क्रिएट की है। ठीक है, यहाँ पर हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर की ओवरलोडिंग देख रहे हैं। यहाँ पर मैंने ऐसे कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया है प्री या पोस्ट। ठीक है, तो अब देखें, अब इस क्लास में मैंने यहाँ पे सिंपली इंटीजर टाइप का एक डेटा मेंबर क्रिएट किया है। ठीक है, और अगेन वैल्यूज को शो करवाने के लिए, डेटा मेंबर्स की वैल्यू को शो करवाने के लिए मैंने शो फंक्शन क्रिएट किया है, और सिंपली क्लास का एक कंस्ट्रक्टर जो कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है वो यहाँ पर क्रिएट किया है। लाइकवाइज मैंने यहाँ पे क्या किया है, माइनस माइनस यानी कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड किया है। ठीक है, अब क्योंकि मैंने अभी बताया कि मैंने कोई क्लासिफिकेशन यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ डिक्रीमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड किया है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर ऑपरेटर फंक्शन को हम प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखें मैंने इस पर्टिकुलर फंक्शन में कोड क्या किया है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है, वैल्यू को डिक्रीमेंट करना। ठीक है, बाय डिफॉल्ट एक का ही डिक्रीमेंट होता है, तो डेटा मेंबर की जो भी वैल्यू रहेगी, ठीक है, उसकी वैल्यू में एक डिक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब आप में से कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे ऐसा तो हमने कल भी देखा ही था, हालांकि हमने रिटर्न करवाना भी सीखा था, तो फिर नया क्या है इस प्रोग्राम में। देखें, इस प्रोग्राम में नया ये है कि मैंने यहाँ पे एक ऑपरेटर फंक्शन क्रिएट किया है डिक्रीमेंट का। ठीक है, अब अगर मैं इसी ऑपरेटर फंक्शन को, ठीक है, प्री और पोस्ट दोनों की तरह यूज करना चाहूं तो पॉसिबल है। वही मुझे इस प्रोग्राम में आपको मेन कंसेप्ट समझाना था। ठीक है, तो देखें यहाँ पर p नाम से एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट होगा, जिसके डेटा मेंबर की वैल्यू यहाँ पे क्या असाइन की गई है, 12, यानी कि डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा इस स्टेटमेंट से, यहाँ पर वन आर्ग्यूमेंट जो कंस्ट्रक्टर है, देखे यहाँ पर ये कॉल होगा। ठीक है, और जिस ऑब्जेक्ट के साथ में ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, ठीक है, उसके डेटा मेंबर a जो है उसकी वैल्यू कितनी असाइन हो जाएगी, कितनी इनिशियलाइज हो जाएगी, 12। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट से क्या हम ऐसे समझ सकते हैं कि p के a में वैल्यू असाइन हो जाएगी 12। लाइकवाइज अगर मैं यहाँ पे डिक्रीमेंटेड वैल्यू इज, यहाँ पे मैं इस तरह से मैसेज मैंने डिस्प्ले करवाया है और उसके बाद मैंने माइनस माइनस p लिखा है, तो देखिए इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से क्या होगा, डिक्रीमेंट फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सिंपली जो एक स्टेटमेंट लिखा है उसको किसी वेरिएबल में असाइन नहीं किया है। ठीक है, मैंने सिंपली माइनस माइनस p जो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, अब क्या होगा, इस स्टेटमेंट से अगेन ये ऑपरेटर फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, और p के डेटा मेंबर की जो वैल्यू है, देखें यहाँ पर भले ही हम इसको ऑब्जेक्ट के साथ लिखते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स में क्या होता है, डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट होता है। तो अगर मैं माइनस माइनस p लिखूंगी तो इसका मतलब p में डिक्रीमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि p तो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, डिक्रीमेंट किस में होगा, p के जो डेटा मेंबर की वैल्यू है, क्या थी वैल्यू, 12। ठीक है, तो सिंपली वो वैल्यू यहाँ पर डिक्रीमेंट हो गई, कितनी हो जाएगी इस केस में, कब, जब मैं उसको शो करवाऊंगी। ठीक है, तो इस केस में जो आपको रिजल्ट है वो क्या डिस्प्ले हो जाएगा, ये देखें, सबसे पहले 12 थी तो वैल्यू 11 हो जाएगी। देन अब अगर मैं वापस से, ठीक है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर फंक्शन को कॉल करूंगी, लेकिन इस बार मैंने क्या किया, p माइनस माइनस। ठीक है, पहले मैंने माइनस माइनस p किया था, अब मैंने p माइनस माइनस, यानी कि ये तो क्या हुआ, पोस्ट डिक्रीमेंट। ठीक है, इसको भी मैंने राइट हैंड साइड पर किसी ऑब्जेक्ट में असाइन नहीं किया है, सिंपली मैंने p माइनस माइनस किया है। तो आप देखें
एक ही ऑपरेटर फंक्शन से मैंने प्री और पोस्ट दोनों जो सिंपली ऑपरेटर्स हैं उनको क्या किया, यूज किया। ठीक है, तो प्री ऑपरेटर जो ओवरलोडिंग है प्री इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के केस में आप पोस्ट और प्री दोनों सिंपली ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कर सकते हो, लेकिन पोस्ट के साथ में ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेरे कहने का मतलब है अगर मैं यहाँ पे इंट लिखती, ठीक है, और अगर मैं यही काम इस तरीके से करती तो यहाँ पर आपको एरर शो होती। क्यों? क्योंकि मैंने प्री के लिए तो कोई अलग से ऑपरेटर फंक्शन बनाया ही नहीं है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर प्री अगर आप ऑपरेटर फंक्शन बनाते हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के केस में, तो आप मेन से जब उनको कॉल करेंगे तो आप देखें प्री इंक्रीमेंट या सॉरी प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट दोनों यूज कर सकते हैं। यही मेन समझने वाली बात है। तो अब अगर इस केस में भी मैं p माइनस माइनस करती हूँ तो सिंपली यही फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा, और इसमें कोई एरर नहीं आएगी इस केस में। ठीक है, तो एक ही फंक्शन जब हम यूज कर रहे हैं तो उसको देखिए 2 बार हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर जब मैं इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करूंगी, मेंशन किया है मैंने जो स्टेटमेंट p माइनस माइनस, तो देन डेफिनेटली ये ऑपरेटर फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, और सिंपली जब ये ऑपरेटर फंक्शन कॉल होगा तो देखें क्या हुआ यहाँ पर। ओके, तो अगर हम यहाँ पर सिंपली p माइनस माइनस की बात करें तो देखें इस स्टेटमेंट से यहाँ पर सिंपली क्या होगा, अगेन ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर कॉल होगा। ठीक है, ऑपरेटर फंक्शन कॉल होगा और p की जो करंट वैल्यू थी, p की करंट वैल्यू का मतलब p के डेटा मेंबर की जो करंट वैल्यू थी, पहले 12 थी, देन वो डिक्रीमेंट हुई और कितनी हो गई यहाँ पर 11। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से डिस्कार्ड कर देते हैं और नेक्स्ट वैल्यू हो गई 11। ठीक है, तो अब 11 वैल्यू ही यहाँ पर क्या होगी, सिंपली यूज में आएगी और वापस से 11 को अगर हम क्या करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे, यानी कि 1 माइनस करेंगे। ठीक है, तो सिंपली आपको जब आप इसकी वैल्यू को शो करवाओगे डिक्रीमेंट करने के बाद, ठीक है, 11 माइनस 1 एग्जैक्टली 10 होता है, तो वही काम यहाँ पर होगा। तो p डॉट शो अगर मैं करवाऊंगी तो p के डेटा मेंबर की जो करंट वैल्यू होगी, यानी कि 11 से हटके वापस से वो वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। ठीक है, तो देखें अब इस केस में यहाँ पे रिजल्ट जो है फाइनल आंसर वो हमें क्या डिस्प्ले हो जाएगा, 10। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिंपली डिक्रीमेंट ऑपरेटर फंक्शन यहाँ पर काम करेगा। ये इसका सेकेंड टाइम रिजल्ट हमें डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो यहाँ तक डिक्रीमेंट ऑपरेटर की ओवरलोडिंग फिनिश हो। ठीक है, ये देखें यहाँ पर जो कल की क्लास में हमने प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर की ओवरलोडिंग देखी थी। ठीक है, तो देखिए उसका मैंने एक शॉर्ट तरीके से यहाँ पर उसको मेंशन किया है। शॉर्ट तरीका बोले या फिर मैं यूं कहूँ कि मैंने यहाँ पर सिंपल जो हम ऑपरेटर यूज करते हैं प्री डिफाइंड डेटा टाइप के साथ, और जो हमने यही काम ऑब्जेक्ट्स के साथ किया है, मैंने उनको दोनों को कंपेयर करके इस तरह से पोस्ट किया है, प्लेस किया है। ठीक है, तो ये तो सिंपली हमारे पास में प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर की ओवरलोडिंग हो गई, और ये हमारे पास में सिंपली ऑपरेटर जो हम यूज करते हैं किसी प्री डिफाइंड डेटा टाइप के साथ में, तो उसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। दोनों का काम एग्जैक्टली यही है। यहाँ पर जैसे कि मैंने सिंपली इंट लिखा और टी नाम से क्या किया, एक वेरिएबल क्रिएट किया। ठीक है, और प्लस प्लस ए कर दिया, देन दोनों की वैल्यू को डिस्प्ले करवाया। तो इनिशियली 11 वैल्यू थी, देन दोनों में 12 हो गई। यहाँ पर भी मैंने कुछ ऐसा ही काम किया है। यहाँ पर वैल्यू अलग ली है, यहाँ पर वैल्यू 12 है इनिशियली। ठीक है, देन यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, क्योंकि सिंपली ए क्या है, डेटा मेंबर है। ठीक है, और हमें एग्जैक्टली यहाँ से रिटर्न करवाना था ऑब्जेक्ट, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था और यहाँ पर देखें एक वेरिएबल क्रिएट किया था। दोनों एग्जैक्टली जो दोनों का कोड है वो सेम ही है, बस यहाँ पर ऑब्जेक्ट के साथ हमने ये काम किया, यहाँ पर हम सिंपल वेरिएबल्स के साथ ये काम करते थे। ठीक है, तो अब इस केस में यहाँ पर क्या होगा, सिंपल ऑब्जेक्ट क्रिएट होना था। ठीक है, तो यही काम सिंपली यहाँ पर किसके थ्रू पॉसिबल हुआ, यहाँ पर ये पॉसिबल हुआ हमारे पास में ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, और यहाँ पर वेरिएबल के साथ हमने ये काम देखा था। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं पोस्ट इंक्रीमेंट की,
ठीक है, तो देखें पोस्ट इंक्रीमेंट के केस में यहाँ पर हमारे पास में जो फंक्शन है मैंने बताया था उसके कोड में आपको इंट जो प्री डिफाइंड डेटा टाइप होता है उसको मेंशन करना जरूरी है। बाकी अगर मैं सिंपल ऑपरेटर की बात करूं, ठीक है, हम जो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करते हैं वैसे ही मैंने यहाँ पर सिंपली इस ऑपरेटर फंक्शन में किसका कोड किया है, ऑब्जेक्ट के साथ ही कोड किया है। यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट किया, देन ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर में मैंने करंट ऑब्जेक्ट के वैल्यू को इंक्रीमेंट करके सिंपली यहाँ पे डिस्प्ले करवाया और यहाँ पर ये काम वेरिएबल्स के साथ किया था। तो दोनों को कंपेयर करके समझेंगे तो जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो काम किया है यहाँ पर हमने वेरिएबल्स के साथ वो काम किया था, बाकी दोनों कंसेप्ट सेम ही है। ठीक है, अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो नेक्स्ट जो हमारे पास में ओवरलोडिंग है वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, जिन ऑपरेटर की ओवरलोडिंग हम कर सकते हैं पहले उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। और सिंपली अगर मैं बात करूं जिन ऑपरेटर्स की ओवरलोडिंग नहीं कर सकते उनको सिर्फ हम एक बार देख लेंगे कि कौन कौन से ऐसे ऑपरेटर्स हैं, क्योंकि कई बार उस पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो देखें यहाँ पर ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, बाइनरी अगेन ये ऑपरेटर्स कहलाते हैं। अभी तक हमने सिंपली यूनरी ऑपरेटर देखा था, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, और ऐसे ही नगेशन ऑपरेटर भी हमने डिस्कस किया था, उसकी ओवरलोडिंग भी डिस्कस की थी। ठीक है, और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पे क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, तो उसकी ओवरलोडिंग को एक बार आप ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, सारे प्रोग्राम्स में मैंने क्लास का नाम सेम ही रखा है। हम जितने ओवरलोडिंग के कंसेप्ट डिस्कस करेंगे उसमें क्लास का नाम सेम ही है, और अगेन डेटा मेंबर का नाम भी वही है, और शो फंक्शन मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है जो कि डेटा मेंबर की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। लाइकवाइज मैंने इसी क्लास का कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट किया है। ठीक है, दो कंस्ट्रक्टर्स मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हैं, पैरामीटराइज्ड और नॉन पैरामीटराइज्ड। ठीक है, इतना हम ऑलरेडी बाकी सारे प्रोग्राम्स में क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। ठीक है, अब नया क्या है, ओवरलोडिंग हमें करनी है इस प्रोग्राम में, लेकिन कौन से ऑपरेटर की, यहाँ पर हम ओवरलोडिंग देख रहे हैं सिंपली बाइनरी ऑपरेटर्स की। ठीक है, अब बाइनरी में कौन सा, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। हालांकि मॉड्यूलस भी इसी कैटेगरी को बिलोंग करता है, लेकिन अभी हम पहले इन ऑपरेटर्स की ओवरलोडिंग देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ मेन समझने वाली बात ये रहेगी क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेटर्स हैं तो उनको किस तरीके से इनका सिंटैक्स हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो एग्जैक्टली इन फंक्शंस को समझने से पहले हम यहाँ पर इनकी कॉलिंग को देख लेते हैं। तो देखें बाइनरी ऑपरेटर है, एग्जैक्टली हमने अभी तक ये समझा था कि प्लस कैसे काम करता है। ठीक है, अगर प्लस की कोडिंग को मैं समझाऊं तो देखें इस तरीके से हम लिखते थे प्लस के साथ में, लेट्स से कि मैंने यहाँ पे सिंपली ए, ठीक है, बी और सिंपल सी, ये तीन वेरिएबल्स अगर मैं क्रिएट करूंगी। ठीक है, और अगर हम प्लस करें किसको, c इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिखा a प्लस बी, तो क्या होता था कि a और b दोनों की वैल्यू का एडिशन जो है वो सिंपली c में असाइन होता था। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट में हमारे पास में सिंपली प्लस ऑपरेटर यूज में आया है, और इसका जो रिजल्ट है वो सिंपली इवेल्युएट होने के बाद जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पर c वेरिएबल में जाके असाइन हो जाएगा। ठीक है, अब बाइनरी ऑपरेटर का मतलब ही क्या है, जहां पर हमारे पास में दो ऑपरेंड्स होंगे, वन ऑपरेटर। ठीक है, एक तो होगा हमारे पास में ऑपरेटर और एक क्या हो, दो क्या होंगे यहाँ पे, टू ऑपरेंड्स, या मैं यूं कहूं कि टू वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, टू वैल्यूज या फिर आप इसको ऑपरेंड्स कह सकते हो। अगर वेरिएबल्स की बात करूं तो देखें यहाँ पे ए और बी वेरिएबल्स है जिनको हम एग्जैक्टली क्या कहते हैं, ऑपरेंड्स, जिन पे कि हम अपना वर्क या यूं कहूं कि कोई ऑपरेटर परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ऑपरेटर की वर्किंग को परफॉर्म कर रहे हैं उनको हम ऑपरेंड्स कहते हैं। तो यहाँ पर दो ऑपरेंड्स है और एक हमारे पास में ऑपरेटर है। ठीक है, किस केस में, जब हम अरिथमेटिक ऑपरेटर की कैटेगरी को डिस्कस कर रहे हैं तब। ठीक है, और बाइनरी का मतलब भी यही है। अब अगर
मैं यहाँ पर इसी को प्रोग्राम के थ्रू समझाऊं तो देखें यहाँ पे क्या कंसेप्ट है हमारे पास में। सिंपली मैंने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं, एक तो बी एंड एक पी नाम से मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर में मैंने कुछ न कुछ वैल्यू असाइन की है, या मैं यूं कहूं कि मैंने यहाँ पे जब सिंपली ऑब्जेक्ट को वैल्यू पास की है एज आर्ग्यूमेंट, तो सिंपली कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? एक ही आर्ग्यूमेंट पास किया है तो डेफिनेटली वन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर ही कॉल होगा। ठीक है, तो दोनों के डेटा मेंबर में 12 और 13 वैल्यू असाइन हो जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से कि P का जो A डेटा मेंबर है उसकी वैल्यू 12 और B का जो A डेटा मेंबर है, ठीक है, तो उनकी वैल्यू यहाँ पे 13 जो है सिंपली असाइन हो जाएगी। और अगर मैं बात करूं C, मैंने यहाँ पे C नाम से भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के केस में जो डेटा मेंबर की वैल्यू है वो किससे इनिशियलाइज होगी? 0 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वन आर्ग्यूमेंट, यहाँ पर सिंपल मैंने कोई पैरामीटर तो पास किया नहीं है, तो डेफिनेटली वन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर तो कॉल होगा ही नहीं। तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? यहाँ पर नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और सिंपली सी ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर में वैल्यू 0 असाइन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से। अब देखिए तीनों ऑब्जेक्ट्स के डेटा मेंबर्स में हमारे पास में यहाँ पर तो 0 है और यहाँ पर 12 और 13 वैल्यू है। ठीक है, अब अरिथमेटिक ऑपरेटर को जब हम ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज करेंगे तो देखें किस तरीके से हमने लिखा है। यहाँ पर मैंने लिखा है P प्लस B। ठीक है, और इसका रिजल्ट किस में असाइन करवाया है? C सिंपली ऑब्जेक्ट में। तो क्या होगा इस स्टेटमेंट का इंटरनल रिप्रेजेंटेशन? अगर हम देखें तो सिंपली इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि P ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, उसके साथ प्लस ऑपरेटर फंक्शन कॉल होगा और उसमें B यानी कि जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो क्या हो रहा है? उस ऑपरेटर फंक्शन में पास हो रहा है। यही यहाँ पर किसका सिंटेक्स हम फॉलो करेंगे जब हम इस ऑपरेटर फंक्शन को, कौन से ऑपरेटर फंक्शन को? प्लस ऑपरेटर फंक्शन का कोड मेंशन करेंगे। ठीक है, इस स्टेटमेंट का इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ये रहेगा। ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको समझाया कि एक तो हम ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, एक तो हम ऑब्जेक्ट कॉल सिंपली प्लस ऑपरेटर फंक्शन को कॉल करने के लिए यूज में लेके आएंगे और दूसरा ऑब्जेक्ट उसमें पास करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है वो अभी हम समझते हैं और इनका जो भी रिजल्ट रहा वो किस में असाइन हो जाएगा? सी ऑब्जेक्ट में। देन उसको हमने यहाँ पर शो करवाया है। ठीक है, तो सबसे पहले इतना सेक्शन जो है उसको समझते हैं कि कैसे काम होगा। अब देखें यहाँ पर एडिशन के केस में मैंने यहाँ पर सिंपली प्लस ऑपरेटर फंक्शन को ओवरलोड किया है क्योंकि बाइनरी है। अगर मैं सिंपल प्लस तो हमारे पास में क्या होता है? पॉसिबल नहीं होता है। माइनस हालांकि होता है, वो यूनरी नेगेशन कहलाता है, लेकिन यूनरी एडिशन नाम से हमारे पास में कोई भी ऑपरेटर नहीं होता है। प्लस हमेशा बाइनरी ही होता है यहाँ पर। तो जब हम बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं तो सिंपली एक ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पर एज अ आर्ग्यूमेंट पास करना जरूरी होता है। ये यहाँ पर इसका रूल कहें या आप इसका सिंटेक्स कहें। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, सिंपली बी ऑब्जेक्ट जो था वो मैंने ब्रैकेट्स में पास किया था। ये देखें दो ऑब्जेक्ट थे P एंड B, तो P तो क्या कर रहा था? इस प्लस ऑपरेटर फंक्शन को कॉल कर रहा था और ब्रैकेट्स में हमने क्या पास किया, मतलब लिखा तो हमने प्लस B है, लेकिन इंटरनल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? ब्रैकेट्स में B पास किया है, या मैं यूं कहूं कि B एज अ आर्ग्यूमेंट कौन से फंक्शन को पास हुआ? प्लस ऑपरेटर फंक्शन को। ठीक है, और B के डेटा मेंबर की वैल्यू 13 है और P जो ऑब्जेक्ट है उसके डेटा मेंबर की वैल्यू 12 है। ठीक है, अब देखें 12 और 13 दोनों वैल्यूज को हम ऐड करके वहां पर सिंपली क्या करवाने वाले हैं? यहाँ पर शो करवाने वाले। ऐसा कुछ काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। अब किया कैसे वो समझने वाली बात है। तो 12 और 13 दोनों वैल्यूज को किस तरीके से यूज करेंगे ये देखें। सिंपली अगर मैं इस कोड की बात करूं तो देखिए P डॉट ए, यहाँ पे सबसे पहले मैंने num b1 लिखा है, तो डेफिनेटली वन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर तो कॉल होगा ही होगा।
ठीक है, जब हम यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता ही है। ठीक है, तो जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो सिंपली जो हमारे पास में B1 का जो डेटा मेंबर है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इनिशियली तो 0। लेकिन हमने यहाँ पर मेन से जब फंक्शन कॉल किया था तो बी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पास किया है। तो अब इस केस में क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था तो B1 के A में वैल्यू 0 थी, लेकिन हमने क्योंकि मेन से जब प्लस ऑपरेटर फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, तो उसकी वैल्यू किससे ओवरराइट हो जाएगी 13 से। किसकी वैल्यू, बी के ए डेटा मेंबर की वैल्यू 0 से हटके कितनी चेंज हो जाएगी 13, यानी कि अब इनिशियली इसकी वैल्यू कितनी हो गई 13। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो 0 यहाँ पे रिमूव हो चुका है और अब इसकी वैल्यू 13 है, करंट वैल्यू। ठीक है, अब उसके बाद मैं अगर बात करूं यहाँ पर इस स्टेटमेंट की, ठीक है, इस ऑपरेटर फंक्शन में सबसे पहले हमें रिटर्न टाइप लिखना होता है। तो मैंने अगेन उसी क्लास का ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, वो रिटर्न करवाया है और ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ है तो डेफिनेटली क्लास का नाम तो हमें मेंशन करना ही जरूरी होगा। अब देखें आगे क्या किया है हमने, यहाँ पर सिंपली B1 डॉट ए, यानी कि B1 के A में मैंने वैल्यू असाइन की है। ठीक है, अब क्योंकि बाइनरी ऑपरेटर है तो देखिए मैंने यहाँ पर A जो है वो 2 बार मेंशन किया है, लेकिन अब ये A जो है 2 बार मेंशन किया है, किसका A कौन सा, ये कैसे पता चलेगा। तो देखें यहाँ पर अगर मैं B1 के A की बात करूं तो देखें उसकी वैल्यू तो कितनी है 13, और अगर मैं सिंपल A लिख रही हूँ तो ये सिंपल A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट को जिसने कि ये फंक्शन कॉल किया है। किसने कॉल किया, अब हमें तो याद नहीं है। तो देखें इस केस में P ऑब्जेक्ट ने, ठीक है, यहाँ पर देखें इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने क्या किया था, फंक्शन को कॉल किया। कौन से फंक्शन को, प्लस ऑपरेटर फंक्शन को। ठीक है, तो जो वैल्यूज यूज में आएगी, एक तो B इसकी वैल्यू यूज में आएगी और एक फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वैल्यू यूज में आएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 12। तो देखें इस केस में यहाँ पर जो A की वैल्यू है वो भी कितनी ही रहेगी 12। तो अब देखें इस स्टेटमेंट का जो सिंपली इवैल्यूएशन है या एग्जीक्यूशन है वो कैसे होगा। यहाँ देखें सबसे पहले 12 और 13, ये वाली 13 वैल्यू और करंट ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर की वैल्यू सिंपली दोनों ऐड होंगी और जो रिजल्ट है वो इसी ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर में वापस से क्या हो जाएगा, मैंने देखे असाइन किया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट में असाइन नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे सिंपल इस तरीके से लिखूं तो ये तो गलत है, हमें ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर में वैल्यू असाइन करनी होगी। ठीक है, तो अब इस केस में 12 और 13 का जो एडिशन है वो सिंपली यहाँ पे परफॉर्म होगा और जो हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिंपली पास किया था एज अ आर्ग्यूमेंट, ठीक है, उसी के A में वैल्यू मैंने वापस से असाइन कर दी, यानी कि इन दोनों का जो भी एडिशन है वो सिंपली यहाँ पर असाइन हो चुका है। ठीक है, और अब वैल्यू कितनी रह जाएगी, अब यहाँ पे 13 से हटके वैल्यू हो जाएगी सिंपली 25। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू कितनी हो गई 25। अब अगर हम बात करें, ठीक है, अब इसकी वैल्यू सिंपली हो गई यहाँ पर 25। अब ये 25 वैल्यू जो है हमने रिटर्न भी करवाई है। ठीक है, हमने रिटर्न करवाने के लिए पूरा ऑब्जेक्ट यूज किया है। बी डॉट ए, अगर मैं B1 डॉट ए लिखती तो उस केस में मुझे यहाँ पे डेटा टाइप भी चेंज करना होता, क्योंकि अब क्या होगा, डेटा मेंबर की वैल्यू रिटर्न हो रही थी, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवाया है, इसलिए ऑब्जेक्ट का नाम मेंशन किया है और रिटर्न टाइप में भी क्लास का नाम ही मेंशन किया है। तो जब ये ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, B1 ऑब्जेक्ट, इसके डेटा मेंबर की लास्ट या मैं यूं कहूं कि करंट वैल्यू कितनी है 25। तो देखें अब इस केस में जब मैं वैल्यूज को यहाँ पर डिस्प्ले करवाऊंगी तो देखें मैंने जब C डॉट शो मैं यहाँ लिखूंगी तो उस केस में एडिशन का जो रिजल्ट है वो कितना डिस्प्ले हो जाएगा 25। B1 ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ था, C ऑब्जेक्ट में जाकर असाइन हो चुका है। ठीक है, और असाइन होने के साथ ही यहाँ पर जब भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे में असाइन होता है
तो एक ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर की वैल्यू में कॉपी होती है। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से यहाँ पर 25 जो होगा वो कॉपी हो जाएगा। और जब हम एडिशन के रिजल्ट को डिस्प्ले करवाएंगे तो 25 वैल्यू हमें शो होगी। तो इस तरीके से एडिशन यहाँ पर परफॉर्म होगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो अगर हम सब्सट्रैक्शन की बात करें तो देखिए सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, सिंपली मैं यहाँ पे लिख रही हूँ b माइनस p। तो अगेन यहाँ पर क्या होगा, यही दो ऑब्जेक्ट्स यूज में आ रहे हैं। ठीक है, इंटरनली कैसे ये स्टेटमेंट इवैल्यूएट होगा वो मेन समझने वाली बात है। तो बाइनरी के केस में अब मैंने क्योंकि b माइनस p लिखा है तो देखिए पहला जो ऑब्जेक्ट है वो b है, तो उस केस में b नाम का जो ऑब्जेक्ट है वो सिंपली इस माइनस फंक्शन को कॉल करेगा और ब्रैकेट्स में अब इस केस में क्या पास होगा, p ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सेकंड ऑब्जेक्ट तो डेफिनेटली ब्रैकेट्स में एज अ आर्गुमेंट पास होगा और जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, इस माइनस ऑपरेटर फंक्शन को कॉल करेगा। आपको ध्यान हो तो हमने नेगेटिव ऑपरेटर की ओवरलोडिंग जब डिस्कस की थी तो सिंपली हम इस तरीके से लिखते थे, जो भी ऑब्जेक्ट है उसके जस्ट पहले नेगेशन ऑपरेटर लगाते थे। ठीक है, वहां ब्रैकेट्स में कुछ भी हम पास नहीं करते थे, यानी कि उसके इंटरनल रिप्रेजेंटेशन में ऐसा कुछ भी नहीं था। वहां पर क्या होता था, सिंपली ये कुछ इस तरीके से कि p जो ऑब्जेक्ट है वो कॉल करता था माइनस फंक्शन को। लेकिन जब यही बात बाइनरी पे इम्प्लीमेंट हो रही है तो देखिए बाइनरी के केस में इस स्टेटमेंट का इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ये होगा। मैं इंटरनल रिप्रेजेंटेशन पे इसलिए ज्यादा इसको हाईलाइट करके बोल रही हूँ, इसलिए इस पे ज्यादा जोर दे रही हूँ क्योंकि आगे आने वाले कंसेप्ट में ये इंटरनल रिप्रेजेंटेशन किसी और केस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको इस स्टेटमेंट का ये मीनिंग समझ में आ गया कि ये कैसे इंटरप्रेट होगा तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो सारे बाइनरी या मैं यूं कहूं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर के केस में यही इंटरनल रिप्रेजेंटेशन यूज में आएगा, चाहे वो इनटू हो चाहे वो डिवीजन हो। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं सब्सट्रैक्शन की या मैं यूं कहूं कि सब्ट्रैक्शन जब को मैं ओवरलोड करूंगी तो देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ओवरलोड किया है मैंने इस पर्टिकुलर ऑपरेटर की ओवरलोडिंग के केस में। क्या लिखा है, सिंपली नम b1। ठीक है, मैंने b1 नाम से यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो यूज में लिया है। आप चाहें तो इसको p1 कर सकते हैं क्योंकि इस बार हम p1 ऑब्जेक्ट, यहाँ मैं यूं कहूं कि p ऑब्जेक्ट इस केस में यहाँ पर पास हो रहा है एज अ आर्ग्यूमेंट, तो समझने में थोड़ा इजी रहेगा। तो देखें इस केस में क्या होगा, जो p1 ऑब्जेक्ट है उसके वैल्यू यहाँ p ऑब्जेक्ट की वैल्यू यहाँ पे कॉपी हो जाएगी, तो उसकी वैल्यू 12 थी तो यहाँ पर आके कॉपी हो गई। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर इस केस में टेम्पररी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ठीक है, हमारी नीड के अकॉर्डिंग आप चाहे तो उसको रिमूव कर सकते हैं और अगर आपको नीड हो तो उसको रख सकते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने शो किया है, ये ऑब्जेक्ट बनाकर भी हम ये काम कर सकते हैं। तो सिंपली जब टेम्प नाम से मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो डेफिनेटली डेटा मेंबर में वैल्यू कितनी होगी, 0। अब 0 ही क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, 1 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्ट 0 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल होगा। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट है उसके डेटा मेंबर की जो कॉपी रहेगी a नाम का जो डेटा मेंबर है उसकी वैल्यू यहाँ पर 0 असाइन हो जाएगा उसमें। ये कुछ इस तरीके से। अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट स्टेटमेंट की, ठीक है, तो देखिए इस स्टेटमेंट में मैंने क्या मेंशन किया है, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, उसी ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर में मैंने वैल्यू असाइन की। कौन सी वैल्यू असाइन की, देखें a और सिंपली b डॉट, या इसको हम p1 कर देते हैं। ठीक है, तो a माइनस p1 डॉट a ये लिखा है मैंने। तो अब a क्या है, a यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है करंट ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर को। तो करंट ऑब्जेक्ट क्या था इस केस में, या कौन सा ऑब्जेक्ट जिसने कॉल किया था वही करंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो देखिए इस केस में सब्ट्रैक्शन के केस में b ऑब्जेक्ट ने नेगेटिव ऑपरेटर को क्या किया था, कॉल किया था। तो अब देखें तो यहाँ पर b के डेटा मेंबर की वैल्यू कितनी है, 13। ठीक है, तो अब इस केस में जो रिजल्ट है वो किस तरीके से इवैल्यूएट होगा,
यहाँ पर ऐसा कुछ कैलकुलेट होगा कि 13 माइनस 12, P1 के A डेटा मेंबर की वैल्यू 12 है और जिस ऑब्जेक्ट ने ये फंक्शन कॉल किया था, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी है 13। तो 13 माइनस 12, इस केस में कितना रिजल्ट यहाँ पे कैलकुलेट होगा 1, ठीक है, और 1 किस में असाइन हो जाएगा, जो टेम्पररी ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है उसके डेटा मेंबर में असाइन हो जाएगा। अब इस बार हमने जब रिटर्न करवाया तो हमने रिटर्न भी टेम्प को ही करवाया है, इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न ना करवाकर हमने इसी को ही रिटर्न करवाया है, ठीक है। अब इस केस में टेम्प के ए डेटा मेंबर की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे जब वो रिटर्न हो रहा था उसकी वैल्यू हो गई सिंपली 1। क्यों 1 क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पर ये जो रिजल्ट है वो इवेलुएट हुए, तो उसके अकॉर्डिंग टेम्प डॉट ए की वैल्यू हो गई 1 और यही वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर रिटर्न करवाई है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। तो जब हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन के रिजल्ट की, तो देखें वैल्यू ऑफ ए इज 1 ये शो होगी। अब ये वैल्यू किसकी शो हुई, जहां पर जाके रिजल्ट असाइन हुआ था, यहीं से ऑपरेटर फंक्शन कॉल हुआ था, तो रिजल्ट जाके लेफ्ट हैंड साइड पे सी ऑब्जेक्ट में असाइन हो जाएगा। और जब हम शो करवाएंगे तो देखें इस तरीके से सी की वैल्यू शो होगी और रिजल्ट में हमें क्या डिस्प्ले हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ तक सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर की ओवरलोडिंग को हमने डिस्कस किया। अब ऐसे ही हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेटर है उसकी ओवरलोडिंग भी इसी तरीके से काम करेगी और ऐसे ही डिवीजन ऑपरेटर की ओवरलोडिंग को भी मैंने यहाँ पर प्लेस किया है, ठीक है। मैंने सिंपल जब ये जो जितने भी ऑपरेटर्स फंक्शन बनाए हैं, ठीक है, इसमें लिखने का तरीका मैंने आपको अलग अलग यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। आप चाहे तो सारे फंक्शंस में जो सिंपली एक तरीका है उसको फॉलो कर सकते हैं, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो ऐसे ही जब इनटू ऑपरेटर की ओवरलोडिंग परफॉर्म होगी, या मैं यूं कहूं कि जब ये ऑपरेटर फंक्शन कॉल होगा, तो देखें यहाँ पर p इंटू बी किया है मैंने। अब आप देखें यहाँ तक अभी तक हमने सब्ट्रैक्शन यूज किया था, एडिशन यूज किया है, तो कहीं पर भी b यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ मैं एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन यूज कर रही हूँ, उनकी वैल्यू कहीं पर भी चेंज नहीं हुई है, सिर्फ उनका हमने रिजल्ट जो एडिशन का सब्ट्रैक्शन का वो किसी न किसी वेरिएबल में असाइन करवा के रिजल्ट को शो किया है, लेकिन इन ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू यहाँ पर चेंज नहीं हुई है। तो इन दोनों के अगर कोडिंग को समझें, ठीक है, तो देखें सिंपली जब अगर यहाँ पर सिंपली इनटू फंक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर फंक्शन कॉल होगा तो किस तरीके से यहाँ पर इवेल्युएट होगा। अगेन P एंड B है तो फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है वो तो क्या करेगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सिंपली कॉल करेगा इनटू फंक्शन को और ब्रैकेट्स में B यानी कि सेकंड जो राइट हैंड साइड पे ऑब्जेक्ट है वो पास होगा और दोनों के डेटा मेंबर की वैल्यू हमें पता है 12 और 13। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने क्या किया, जो कंसेप्ट इंप्लीमेंट किया है वो सिंपली मैंने यहाँ पर टेम्पररी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। टेम्पररी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की नीड नहीं है, आप चाहें तो इस ऑब्जेक्ट को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट आपको पास करना जरूरी रहेगा अगर हम अरिथमेटिक बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं तो, ठीक है। तो इस केस में मैंने क्या किया है, टेम्पररी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अब आप देखें मैंने a इंटू बी इंटू ए लिखा है, इसका मतलब a तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस ऑब्जेक्ट ने ये फंक्शन कॉल किया था, और b डॉट ए क्या है, जो सिंपली हमारे पास में वैल्यू यहाँ पे कॉपी हुई थी, ठीक है। तो अभी हमने देखा ही था कि दो ऑब्जेक्ट्स में से ये जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है वो तो उसकी वैल्यू कहाँ पर जाके कॉपी हो जाएगी, इस ऑब्जेक्ट में। तो अब इस ऑब्जेक्ट में भी अगर वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर वैल्यू रहेगी 13 और यहाँ पर इस पर्टिकुलर डेटा मेंबर की वैल्यू कितनी रहेगी 12, और ये कौन सा ऑब्जेक्ट का डेटा मेंबर है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जिसने ये फंक्शन कॉल किया। किसने कॉल किया था इस केस में, फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने, यानी कि P नाम के ऑब्जेक्ट ने कॉल किया था। तो अब अगर यहाँ पे इन दोनों का इनटू हम देखें तो मैंने क्या किया, इनका मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है
और उसके रिजल्ट को मैंने ब्रैकेट्स में यहाँ पर पास कर दिया। ठीक है, तो अब इस स्टेटमेंट से, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से क्या होगा, सिंपली कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो देखें कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, हमने दोनों ऑब्जेक्ट्स के डेटा मेंबर की वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन पास किया है एज अ पैरामीटर, एज अ आर्ग्यूमेंट। तो 12 इंटू 13 दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी, जो रिजल्ट जनरेट होगा, यहाँ पे रिजल्ट जनरेट होगा 156। अब ये 156 जो है वो यहाँ पर क्या होगी, वैल्यू पास होगी, कहाँ पर पास होगी, टेम्प जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका कंस्ट्रक्टर जब कॉल होगा तो सिंपली यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो कितनी, यहाँ पर 156 इसमें वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो अब टेम्प का जो a डेटा मेंबर रहेगा उसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 156। और ये 156 जो वैल्यू है वो सिंपली क्या होगी, इस तरीके से टेम्प में ऑलरेडी असाइन हो चुकी है। तो अब टेम्प का ए की अगर मैं बात करूं तो वैल्यू 156 असाइन होने के बाद जब हम इसको रिटर्न करवाएंगे तो रिजल्ट भी हमें यही डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई मल्टीप्लिकेशन की। और आज की क्लास का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज डिवीजन। ठीक है, तो डिवीजन की ओवरलोडिंग के केस में मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट ऑब्जेक्ट अपॉन सेकेंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो अब कौन सा ब्रैकेट्स में पास होगा वो कैसे पता चलेगा। इस केस में बी जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो तो कॉल करेगा किसको, डिवीजन ऑपरेटर फंक्शन को, और ब्रैकेट्स में सेकेंड ऑब्जेक्ट यानी कि पी एज अ आर्ग्यूमेंट पास होगा। ये इस स्टेटमेंट का इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है। इंटरनल रिप्रेजेंटेशन आपको बहुत अच्छे से समझना होगा कि कब किस केस में क्या हो रहा है। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट का अगर मैं आपको इवैल्यूएशन बताऊं तो देखें यहाँ पर ये ऑपरेटर फंक्शन हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। अब मैंने सिंपली जब डिवीजन परफॉर्म किया तो जो सेकेंड ऑब्जेक्ट क्या था हमारे पास में, इस केस में हमने p एज अ आर्गुमेंट पास किया था, तो डेटा मेंबर की वैल्यू 12 है। तो देखें यहाँ पर इस केस में क्या होगा, सिंपली यहाँ पर p के a डेटा मेंबर की वैल्यू हो जाएगी 12। आप चाहें तो उसको p कर दीजिए। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, क्योंकि हमने ब्रैकेट्स में यहाँ पे क्या पास किया है, p। समझने के लिए बता रही हूँ मैं, यहाँ पर नाम तो कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे भी। तो अब इसके डेटा मेंबर की वैल्यू है 12। हमने चेक करवाया कि कहीं वैल्यू 0 तो नहीं है। मे भी ऐसा हो सकता है कि मैं कोई ऐसा डिवीजन मैंने जब यूज किया हो, यूज करूं तो सिंपल यहाँ पे क्या हो, 0। तो इसी को हमने यहाँ पे चेक करवाया है और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट को इवेल्युएट किया है। ठीक है, तो लास्ट जो था यहाँ पर देख लेने हम अगर, तो यहाँ पर सिंपली कितना हो जाएगा, 13/12। तो ये डिवीजन इस तरीके से परफॉर्म होगा। 13 वैल्यू किसकी है, करंट ऑब्जेक्ट की, यानी कि जिसने कि ये फंक्शन कॉल किया था। ठीक है, और जो लास्ट वैल्यू है वो किसकी है, b.a, इसको हम p से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 12। ठीक है, तो इस तरीके से लास्ट में जो टेम्पररी ऑब्जेक्ट है उसके रिजल्ट में 1 असाइन होगा, और लास्ट में जब हम इसका रिजल्ट शो करवाएंगे तो 1 डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई डाउट रह गया हो तो पूछ लीजिएगा आप लोग।